नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात करेंगे डिजिटल अरेस्टिंग की, जिसके जरिए लोगों के साथ लाखों की ठगी की जा रही है। आलम यह है कि अब शातिर ठग बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। सावधान, आपके आसपास है फर्जी जांच एजेंसियां। सरकारी एजेंसियों के नाम पर ठगी का खेल। दिन दहाड़े लोगों से हो रही ब्लैकमेलिंग। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। पहले जहां शातिर ठग सरकारी एजेंसियों के नाम से डरा करते थे, अब यही शातिर बदमाश बड़ी बड़ी सरकारी जांच एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डरा धमका रहे हैं। बदलते दौर में अपराधी भी अपराध का ट्रेंड बदल रहे हैं और इसी बदलते ट्रेंड का लोग शिकार हो रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। देश के नामचीन और बड़ी जांच एजेंसियों के नाम पर दिन दहाड़े ठगी की जा रही है। देश में फर्जी सीबीआई, ईडी और पुलिस अफसर घूम रहे हैं और यही लोगों के साथ दिन दहाड़े ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन के जरिए ठगी कर रहे हैं। भारत बड़ी जांच एजेंसियों और असली पुलिस इन फर्जी जांच एजेंसियों की तलाश में है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। कुछ ठग लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं नकली जांच एजेंसी बनकर। मध्य प्रदेश में बहुतायत मामले ऐसे सामने आए हैं जब ठगों ने जांच एजेंसियों के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। हैरत की बात तो यह है कि असली जांच एजेंसियां और पुलिस अफसर मजबूर नजर आ रहे हैं और इन ठगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो ठगे गए हैं वो असहाय महसूस कर रहे हैं और बार बार पुलिस दफ्तरों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कब तक इस तरीके से किरकिरी होती रहेगी। अपराधी नए नए तरीकों से बड़ी जांच एजेंसियों की आड़ में अपराध कर रहे हैं। लगातार आम आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जांच एजेंसियों के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। ठग पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इंदौर के तेज कुमार सेन को ठगों ने अपना शिकार बनाया और अब आपको बताते हैं कि कैसे ठगों ने नकली जांच एजेंसी बनकर इंदौर के रहने वाले तेज कुमार सेन के साथ ठगी की। हेलो, मैं सीबीआई से बात कर रहा हूं। तेज कुमार सेन के पास फर्जी कॉल आया। ठग ने खुद को आईपीएस ऑफिसर बताया। कहा आपका बेटा गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार हुआ है। ठग ने शख्स से 3 लाख रुपए की मांग की। 3 लाख नहीं देने पर एनकाउंटर की धमकी दी। तेज कुमार सेन ने ठग के खाते में पैसे डाले। जांच करवाने पर पता चला बेटा सही सलामत था। ये हुई इंदौर की बात। कुछ ऐसा ही मामला मुरैना से भी सामने आया, जब सौम्य दत्त शर्मा के पास एक लड़की का कॉल आता है। क्या था पूरा मामला, जरा वो भी जान लीजिए। वीडियो कॉल के जरिए ठगी की कोशिश। पीड़ित के पास महिला का कॉल आया। फोन पर महिला ने दोस्ती करने की कोशिश की। वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक बात की गई। अगले दिन एक युवक का शख्स के पास फोन आया। युवक ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। ठग ने शख्स को ब्लैकमेल किया। रुपए की मांग की गई। गौरव मल्होत्रा के नाम से वो कॉल आया था। बोला कि आपने ऐसा किया, आपके पास वो वीडियो कॉल था, वीडियो कॉलिंग हुई है, तो उसमें आपके वीडियो कॉल के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल किया और बोले थे कि आपको वो। तो साइबर ठग कैसे आपको अपना शिकार बना रहे हैं, उसको लेकर के हम आपको जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन अब आपको एक फोन रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें एक शख्स खुद को आईपीएस ऑफिसर बताकर शख्स के साथ ठगी करने की कोशिश करता है।
मैं आपके साथ आईपीएस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, मिस्टर बुल्लर, सीबीआई क्राइम की तरफ से। हाँ जी सर। मैंने कुछ बात करनी है आपसे। मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि आपका बड़ा बेटा अभी कहाँ पे है, आपके पास मौजूद है या कहीं पे गया हुआ है? कौन बेटा? आपके कितने बेटे हैं? मेरे एक ही छोटा बेटा है, 9 साल का। बिल्कुल ठीक है। तो आपका दामाद है? नहीं, मेरा दामाद नहीं है सर, मैं खुद ही छोटा हूँ। ओके ओके ओके। आपका जो छोटा बेटा है मोबाइल रखता है, मोबाइल यूज करता है? नहीं सर, वो तो 9 साल का है। क्या ना छोटे भाई का क्या नाम है? नहीं, क्या काम है सर आपको? बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा। आपके छोटे भाई का क्या नाम है? छोटा भाई के साथ में रहता नहीं, वो अलग रहता है मुझसे। बिल्कुल अलग रहता है। कहाँ पे रहता है, नाम क्या उसका, मुझे ये डिटेल बताएं। क्या काम है सर, बताइए ना आप। मजबूरी तौर सर हमें फिर आपके पास आना पड़ेगा, खाम खा हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, इस चीज का फायदा नहीं है। जो मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ वो चीज का मुझे जवाब दें कि आपके भाई का क्या नाम है और कहाँ पे रहता है। कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नो प्रॉब्लम सर। मुझे बताएं कि आपका छोटे भाई का क्या नाम है? तो वो मेरे साथ ही नहीं रहता, हमारा दोनों का कोई वो है ही नहीं सर, कोई भी बातचीत ही नहीं होती है। मैं अलग रहता हूँ। की बातचीत होती, बिल्कुल आप अलग रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनका नाम क्या है। सर मेरी उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझसे बात करता है, ना मेरे को अपने घर में घुसने देता है। मेरे भाई फिर वही बात कर रहे हैं, मजबूरी तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। आ जाइए। डिस्टर्ब होगी आपकी, आप खुद डिस्टर्ब होंगे, फायदा नहीं चीज का। मैं जो आपसे आपके साथ वो बोलता नहीं है, चालता नहीं है, उसका मुझे बताओ ना नाम क्या है? नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? आ जाइए आप मेरे पास। चल मैं आ रहा हूँ। आ जाइए सर। तो ठगी के इतने सारे मामलों में एक मामला भोपाल से भी सामने आया, जहां संतोष पाल नाम के शख्स के साथ 38,000 की ठगी की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में पुलिस ने भी अब संतोष का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के संतोष पाल असंतोष हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों के नाम पर इन्हें ऐसा ठगा गया है कि उन ठगों को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। संतोष भाई, क्या हुआ था? सर एक मैम बोली, कॉल आया मेरे पास। मैम बोली है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको मैं एक डाउनलोड कर रहा हूँ ऐप, तो आप, मैं कह रहा हूँ उसे करते जाओ, आप मुझे जो मैसेज भेज रहा हूँ वो बता दो मुझे। तो क्या बोली थी वो, कहाँ से फोन आया था? जी वो बोल रही थी कि मैं यहीं से बोल रहा हूँ, भोपाल से। किससे? जी मतलब बैंक से बोल रहा हूँ, SI बैंक से। SBI बैंक से? जी। अच्छा। सुबह 12 बजे लगाया फ़ोन, मैंने जब काट दिया, मैंने मुझे काम नहीं अभी, बाद में लगा लें, तो उनने लगाया तो मेरे पास 6 साढ़े 6 बजे 26 जनवरी को। तो मैंने कहा मैम आज तो छुट्टी है बैंक की, बैंक तो खुली नहीं, आज छुट्टी है। कह रहे सर वो मैं आपकी फ़ाइल तैयार कर रही हूँ, आप मुझे जो मैं मैसेज भेज रही हूँ वो बता दो, नहीं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड जो बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैडम बता दीजिए। तो उन्होंने OTP भेजी। मैंने कहा उनसे मैम आप ये तो OTP भेज रहे हो? कह नहीं ये नहीं बताना, मैं थोड़ी देर बाद मैसेज करूँगा वो बता देना। तो ऐसे OTP जो ऐसे भेजती रही, कह आप जल्दी बता नहीं आपका कार्ड बंद हो जाएगा। आधे घंटा बाद बात करती रही मुझसे। इसके बाद उन्होंने मैसेज पे OTP फिर भेज दी और सर मुझे मालूम नहीं पड़ा और OTP ले ली उन्होंने। पुलिस को कब शिकायत करी आपने? मैंने उसी दिन, दूसरे दिन कर दी थी सर। ये कब की बात है? ये 26 जनवरी। पैसे आए वापस? नहीं 26 फरवरी 2024। पैसे आए वापस? नहीं आए? नहीं आए सर। वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़े। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि सर वो आपकी गलती है, आपने OTP बता दी, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। संतोष पाल ने दर्द इनका भारी है, क्योंकि ठगों ने इन्हें ऐसा ठगा कि फरवरी में इनकी मेहनत पसीने की कमाई यानी पैसों के पर कच्चे उड़ गए। पुलिस मध्य प्रदेश की ऐसा लगता है कि नाकाम सिद्ध है इन ठगों की ठगी पर लगाम लगाने से। और वहीं इस मामले में जब हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने एडिशनल DCP क्राइम शैलेंद्र चौहान से बात की, तो उनका कहना है कि सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली काफी सख्त है और इसी का फायदा उठाकर ये ठग ठगी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच दोनों
साइबर जो मामले हैं, साइबर के ठग हैं, साइबर के जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें कि फरियादी किसी स्टेट का होता है, सिम का एड्रेस किसी स्टेट का होता है, जो बैंक का अकाउंट किसी स्टेट का होता है, इसके अलावा जो विड्रॉवल अमाउंट का होता है जो एटीएम से, वो अलग स्टेट का होता है। इसको बैंकिंग सिस्टम में जब फरियादी बैंक के पास जाता है तो जो ट्रांजेक्शन है उसको तत्काल कई बार रोक नहीं पाते हैं, मुलजिम पकड़े जाते हैं, परंतु कई बार इनका पैसा वापस नहीं हो पाता है। ये जो एजेंसियों के नाम पर या पुलिस के बनकर ठगी करते हैं, एक छोटा सा परसेंटेज है। इसके अलावा भी ओटीपी के नाम पर आप कहें तो जो टास्क के नाम पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड टास्क के नाम पर है। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। कहीं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कहीं आपने गड़बड़ी की हो, कहीं गलती की हो। नहीं, आपको डरने की आवश्यकता है। अगर आपने वो अपराध नहीं किया फिर आपको डरने की आवश्यकता क्यों? तो इसमें सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल, इसमें कई मामले अटैम्प्ट के भी हुए जिसमें सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने पैसे दे भी दिए हैं। इसमें 2 तरीके से गैंग काम करती। पहले बच्चे को तंग करती फ़ोन करके, और तीसरा व्यक्ति पुलिस का बन के कॉल करता है। वो जब पुलिस का बन कॉल कर बच्चे को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना फ़ोन बंद कर ले। जब बच्चे से बात ही नहीं हो पा रही, आप उसको पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं हड़बड़ी या घबराहट, कहीं ना कहीं आदमी के विचार ना करने का जो समय होता है उसमें विचार नहीं करके आदमी तुरंत में ही देता है। इस कारण ये अपराध घटित होते हैं। और लगातार जिस तरह से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं और योगेश पंडित जी हैं, साइबर एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है योगेश पंडित जी आपका। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रमोद से एक सवाल ले लेती हूँ। प्रमोद, जिस तरह से ये मामले लगातार साइबर ठगी के सामने आए हैं, अलग अलग तरीका इजाद किया जाता है लोगों से पैसे ऐंठने का, इसको लेकर के जब आपने बातचीत करी है अधिकारियों से, तो उनका क्या कहना है? क्या इस पर किसी तरह से रोक लगाई जा सकती है ताकि लोग जो अपनी खून मेहनत की जो कमाई है उसको ना गवाएं? क्या कहना था उनका? देखिए, एक्चुअल एजेंसियां जो एजेंसियों की आड़ में फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ने में और लगाम लगाने में अब तक पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की आड़ में पुलिस अफसर बनकर जो लोगों को ठगी करने का, ये जो ठगों का मॉडस ऑपरेंडी है वो बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कस्टम ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, ईडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। लोग ठग रहे हैं और पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है। कैसे मजबूर वो अपने आप को मान रही है वो बता रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से नंबर जनरेट करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। जिस देश की जांच एजेंसी सीबीआई इतनी मजबूत है कि वो पानी आकाश पाताल कहीं से भी अपराधी को ढूंढ निकालती है, वहां पर नकली जांच एजेंसियां देश में फल फूल रही है। मैं फल फूलना इसलिए कहूंगा क्योंकि ये पूरी तरीके से इन पर लगाम ना लगा पाना ये बता रहा है कि ठग, अब देखिए, एजेंसियों के नाम पर अपना खेल खेल रहे हैं और लोग ठगे जा रहे हैं। देखिए, जी मीडिया इस वक्त लोगों से यही अपील कर रहा है कि ये ठग पकड़े जाएं, ये पता नहीं है कब पकड़े जाएंगे, ये राम जाने। लेकिन यदि कोई आपको सीबीआई एजेंसी, ईडी, कस्टम ऑफिसर बनकर कॉल करता है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यदि वो एक्चुअल है तो आपके द्वार तक आएगा। आपको पैसा देने की कतई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत पसीने की कमाई ठगों में इस तरीके से जाया ना करें। लोगों का जो विश्वास है जो ठगों के चलते, और पुलिस ठगों को नहीं पकड़ पा रही है, तो पुलिस पैसे भरोसा उठ रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, पुलिस के दफ्तर के चक्कर काट काट कर वो आक्रोशित हैं। देखिए, एट द एंड लोगों को जागरूक करना होगा एजेंसियों के ऊपर भरोसे करने की बजाय, और एजेंसियों को भी इस बात से चेतना होगा कि नकली एजेंसियां लोगों को, इस देश के लोगों को चपत लगा रही हैं, ठगी कर रही हैं, तो वो भी स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे बिल्कुल लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जागरूक होने की जरूरत है कि अगर आपको कोई इस तरह का फोन करता है तो उससे कहीं ना कहीं आप सचेत जरूर रहें और इसका शिकार होने से भी बचें। मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश पंडित जी, लगातार हम देखें तो हर दिन एक नया तरीका सामने आ जाता है लोगों को ठगने का। अगर हम डेटा को लेकर के बात करते हैं कि आखिरकार इन ठगों के पास लोगों का डेटा इतनी आसानी से, उनकी जो प्राइवेट जानकारियां हैं इतनी आसानी से वो कैसे उपलब्ध हो रही हैं और क्यों इस पर लगाम लगाना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे बड़ा जो संकट है डेटा सुरक्षा की, जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि डेटा लोगों का ब्रीच हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर।
जितना बड़ा नंबर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड का है, उतना ही बड़ा नंबर डेटा ब्रीच का भी है ना, डेटा फ्रॉड्स का भी है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी, किसी की ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी, किसी की इंडिविजुअल की जानकारी हासिल करना उतना ही फायदेमंद होता है साइबर अपराधियों के लिए, जितना उसके साथ रुपए पैसे की ठगी करना। आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के उदाहरण में मैं बताऊंगा, जो भी हमारे श्रोता हैं वो सुन रहे होंगे उस रिकॉर्डिंग को, जहां पे जो नकली अधिकारी बनके साइबर अपराधी बात कर रहा था इन शख्स से ग्वालियर में या दूसरी जगहों में, ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी पहले हासिल करना चाह रहा था। पूछ रहा था आपके बेटे का क्या नाम है, आपके परिवारजन का क्या नाम है। अरे मैं तो कहता हूं भाई, आपका ही नाम कोई अनजान व्यक्ति पूछे तो आपके पास ये राइट है कि भैया आप बताएं आपने कौन लगाया है, आप मुझे बताएं आपने कौन लगाया है। तो व्यक्ति का ऐसा अप्रोच होना चाहिए, जैसा कि प्रमोद जी ने आपको बोला। दूसरा, भाई आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल, जब तक आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में आपसे न्यायालय नहीं मांगता या किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको थाने में आपके स्टेटमेंट नहीं हो रहे, तब तक आपको कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। बैंक कहता है कि बैंक आपको कांटेक्ट नहीं करता कभी भी। आपको बैंक से संबंधित कोई भी कॉल आए तो आप बैंक के ब्रांच में आए कांटेक्ट करें। इसी तरह से पुलिस आपको कांटेक्ट नहीं करती है। जैसे कि आपके वक्ता ने बताया बहुत अच्छी बात, कि पुलिस को आपको ढूंढना होगा, तो लॉ एनफोर्समेंट के पास 10 तरीके आए दिन हम लोग पुलिस एकेडमी में देखते हैं, आए दिन ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। आप फर्जी नंबर चालू कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आपके लोकेशन ट्रेस करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो मैं विस्तृत तौर पे शायद बोलना उचित नहीं हो, बट हाँ बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो पुलिस करती है। और साइबर सेल या दूसरी जो बॉडीज हैं, ये अन्य ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में करती है, देश भर में जाके अरेस्ट करती है। बिल्कुल, तो कई ऐसे कदम हैं जो कि खुद जो अधिकारी हैं, जो टीम्स हैं, जो सही तौर पर काम कर रही हैं, अगर उन्हें आपसे कोई सलाह मशवरा करना हो, चर्चा करनी हो या किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया हो, तो वो आपको सही तरीके से रीच करेंगी। इन फर्जीवाड़े में फंसने की जरूरत नहीं है और कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।